नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, मैं काफी दिनों से ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये घटनाएं हो कैसे रही हैं। मैं डिग कर रहा था, शोध कर रहा था, तह तक जाने की कोशिश कर रहा था। ये हो नहीं सकता है। बड़े बड़े जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे थे कि नहीं, अमेरिका तो ऐसा ही है। अमेरिका में जो सामने से बोला जा रहा है उसका कोई महत्व नहीं है, उसके पीछे कोई और है। और जनरली डीप स्टेट की लोग चर्चा करते थे कि इसमें ओबामा या बाइडेन या डोनाल्ड ट्रंप, इसको मत देखिए आप। ये देखिए कि पीछे कौन है। डीप स्टेट है। अब डीप स्टेट में कौन है, अब उसको आप आइडेंटिफाई करते रहिए कि वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी है, या वहां का कॉरपोरेट घराना है, या कुछ बिजनेस टाइकून्स हैं जो उसको नियंत्रित करता है, या पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी, इंटेलिजेंस एजेंसी, अमेरिकी डिफेंस और कॉरपोरेट। ये सबका एक घालमेल है, एक कॉकटेल है जो अमेरिका को नियंत्रित करता है। और जैसा वो कहता है वैसा ही जो पॉलिटिकल मास्टर हैं, जो आका हैं, हेड ऑफ द स्टेट हैं, उनसे वो वही कहलवाते हैं जो वो कहना चाहते हैं। बात सही है। लेकिन तब भी मैं हैरान था कि आखिर दो दोस्त दो ध्रुव पर कैसे खड़े हो गए हैं, दो विपरीत ध्रुव पे खड़े हो गए हैं, और दो दुश्मन वो साथ कैसे आ गए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक सवाल पूछा गया, और वो सवाल था कि आप लोग तो कहते थे कि ये कुछ इलीट हैं दुनिया के, उन्होंने इस क्लब को बनाया है। आप लोग तो इसकी आलोचना करते थे, फिर आप इस क्लब में शामिल क्यों हो गए। और तब से ही मैं चौकन्ना था। बल्कि जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई और डोनाल्ड ट्रंप का जो व्यवहार है वो बदला, तब से मैं चौकन्ना हो गया था। मैं सजग हो गया था कि कुछ ना कुछ तो बात हुई है। लेकिन आशा थी कि पहला एक आध दो महीने का जो व्यवहार था डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें आशा थी कि ये जो ग्लोबल इलीट के बारे में डोनाल्ड ट्रंप के ख्यालात थे और उनके साथियों के ख्यालात थे, वो ख्यालात आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो ख्यालात आगे बढ़ा नहीं। और तब जब अमेरिका का जो गवर्नेंस डिपार्टमेंट है उसका प्रमुख एलॉन मस्क को बनाया गया, तब तो और इस बात की पुष्टि हो गई कि अमेरिका कुछ इस बार ठीक सोच रहा है और सही दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन वक्त बीतने में समय नहीं लगा और एलन मस्क को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वहीं से मेरे कान खड़े हो गए थे कि ये क्या बात हो गई कि एलन मस्क, जो पूरी तरह से चुनाव के दौरान ट्रंप के साथ थे, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और कौन ऐसी शक्ति है जो डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा अपने कब्जे में कर लिया, और उस शक्ति का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, या पूरी दुनिया में वो शक्तियां फिर से कैसे कोहराम मचाएंगी। क्या डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नाम पर कुछ और कर जाएंगे, या उनके एजेंडे को बढ़ा देंगे। तब जब मैं इस दिशा में शोध करना शुरू किया तो पता चला, और इसकी शंका मुझे आप कहें तो जैसे ही एलन मस्क की रवानगी हुई है, या एलन मस्क और ट्रंप के बीच में दूरी बढ़ी, और बाकी जो उनके साथी हैं जैसे रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, वो भी एक प्रकार से चुप्पी साधे हुए हैं, या उनको जो महकमा मिला है वो अपने महकमे को देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रंप के आज के व्यवहार से असहज हैं, लेकिन मजबूरी में ट्रंप के साथ वो खड़े हैं। अब जाकर के पता चल रहा है कि ट्रंप तो उसी की गोद में जाकर के बैठा है जिस गोदी की मुखालफत वो कर रहा था पूरे चुनाव में। और गलतफहमी हो गई थी एलॉन मस्क जैसे लोगों को कि ट्रंप हमारी बात सुनेगा। यही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से ये बात धीरे धीरे निकल करके सामने आई।
इसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप खड़े थे। इसी वर्ल्ड इकोनॉमिक के फोरम को ज्वाइन करने के लिए एलन मस्क ने एक प्रकार से तिरस्कार किया, नहीं गए एलन मस्क। और ग्लोबल एलीट को जो लीड कर रहे थे उसके बहुत प्रमुख खिलाड़ी में से एक थे बिल गेट्स। और बिल गेट्स के साथ भारत के रिश्ते बहुत गहरे हो गए कालांतर में। और तभी मुझे यह लगने लगा था कि यह बात जब मैंने दबी जुबान में उस वक्त कही थी, लेकिन अब तो सारे साक्ष्य आ रहे हैं। मैंने उस वक्त यह कहा था कि भारत सरकार टू क्लोज हो रही है एंड टू फार जा रही है ट्रंप के साथ। यह ठीक नहीं है। और वही हुआ। और आज जिनके साथ वो टू क्लोज हुए वो फिर दोबारा उस गोदी में जाकर के बैठ गए हैं और अब आपको अपने इशारे पर नचा रहे हैं। और अब आपके सामने लग रहा है कि जियोपॉलिटिक्स में जिनको आपने नया दोस्त बनाया उसी के सहारे ट्रंप की मालिश करेंगे, ट्रंप के ईगो की मसाजिंग करेंगे, ईगो मसाज करेंगे और फिर हमारे भारत का सब ठीक हो जाएगा। ये बात अच्छी नहीं है भारत के रेफरेंस में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में स्कॉट बेसेंट नाम का एक व्यक्ति है जो अमेरिका का यूएस ट्रेजरी है। यूएस ट्रेजरी का मतलब होता है अमेरिका का वित्त मंत्री। अमेरिका का वित्त मंत्री एक पॉडकास्ट में खुलेआम डंके की चोट पर, यह बहुत दुखद है भारत के रेफरेंस में। मैं हैरान हूं कि भारत की डिप्लोमेसी कहां जा रही है या क्या कर रही है। अब भारत सरकार को यह लग रहा होगा कि जैसे जैसे उन्होंने 5 साल पहले जिस नैरेटिव को वो चलाया था वो नैरेटिव उनके खिलाफ जा रहा है। और ये जो जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं वो जो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये नैरेटिव तो तब था, ये अब होता है, जियो पॉलिटिक्स में ऐसे ही चलना होता है। नहीं चलना होता है। अगर चलना होता तो आपने क्यों जाकर के कहा अब की बार ट्रंप सरकार, क्यों कहा? आवश्यकता क्या थी इसकी? जियो पॉलिटिक्स इसकी इजाजत देती है क्या? आपको तो डिप्लोमेटिक रहना चाहिए था। लेकिन आप सारी डिप्लोमेसी को तोड़ करके आगे निकले थे 4 कदम। फिर जब डिप्लोमेसी तोड़ करके आगे निकले तो जस्ट अपोजिट कैंप से इतनी घुट्टी, आपको अपोजिट कैंप ने घुट्टी पिला दी, फिर जस्ट अपोजिट कैंप में चले गए। अब आप कह रहे हैं कि यह जियो पॉलिटिक्स का डिमांड है। बिल्कुल नहीं। हमारी विदेश नीति फेल रही, इस बात को हमें रजिस्टर करना पड़ेगा। वरना स्कॉट बेसेंट की यह हैसियत नहीं है कि कैमरे पर आकर के सरेआम ये कहे। और ये मैं समझता हूं ये भारत के लिए अपमान है। और अगर भारत सरकार इस विषय को गंभीरता से नहीं लेती है तो ये 140 करोड़ लोगों का अपमान है। आज जो सच मैं आपको बताने जा रहा हूं आपकी आंखें खुल जाएंगी। स्कॉट बेसेंट पॉलिटिको नाम के एक पॉडकास्ट में कहते हैं कि भारत का रिफाइनरी कोलैप्स कर गया, खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि रसिया से तेल खरीदने पर हमने पाबंदी लगा दी। हमने 25% का टैरिफ इंपोज किया। इसी में भारत घुटने पर आ गया। भारत ने घुटने टेक दिया। यह काम किया। ये जो धमकी थी ये काम किया। ये जो 25% का हमने टैरिफ इंपोज किया ये काम किया। 50% का जो हमने धमकी दिया ये काम किया। और भारत घुटने पर आ गया और भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया। यह स्कॉट बेसेंट निर्लज्जता के साथ, संपूर्ण निर्लज्जता के साथ पॉडकास्ट में, पॉलिटिको पॉडकास्ट में पूरी दुनिया के सामने कह रहा है कि भारत घुटने पर आ गया। हमने जैसे भारत पर टैक्स इंपोज किया भारत घुटने पर आ गया। और अब हम कनाडा पर टैक्स इंपोज करने जा रहे हैं 100% का। ये कनाडा को घिघी दे रहे हैं, धमका रहे हैं। कनाडा के साथ इनकी औकात नहीं और कनाडा ये समझता है। $400 बिलियन का कारोबार है कनाडा के साथ, ट्रेड डील है। 97% जो क्रूड ऑयल है एंड अदर ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल गैस है, इस सब का एक्सपोर्ट कनाडा करता है अमेरिका को।
60 to 65% क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंस 400 बिलियन का अगर ट्रेड डील है, उसको धमकी दे रहा है। अमेरिका की डिपेंडेंसी है कनाडा पे, और यही इनको खाए जा रहा है कि हम कनाडा को अपने में मिला ही लेते हैं बाय हुक एंड क्रूक। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का ये नारा चल रहा है। वेनेजुएला पर हमने कब्जा कर लिया है, ग्रीनलैंड की हमने धमकी दे दी है, कनाडा को हम कर लेंगे। कहा स्कॉट बेसेंट ने कि भारत को तो घुटने पर ला दिया, लेकिन यूरोपियन यूनियन से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो भी टैक्स इंपोज करेगा, टैरिफ इंपोज करेगा, लेकिन यूरोपियन यूनियन ऐसा नहीं कर रहा है। यूरोपियन यूनियन तो फ्री ट्रेड डील एग्रीमेंट कर रहा है। स्कॉट बेसेंट घबराया हुआ है कि हमने भारत को घुटने पर ला दिया, लेकिन यूरोपियन यूनियन उसको लीज ऑफ लाइफ दे रहा है। इस तरह की भाषा बोल रहा है कि यूरोपियन यूनियन के साथ अगर भारत ट्रेड डील करता है तो यह अच्छी बात नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये सारी जो बातें हो रही हैं, ये टैरिफ वॉर जो चल रहा है, भारत की तबाही का जो स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, ये टूल किट कहां से चल रहा है? ये कौन है स्कॉट बेसेंट? स्कॉट बेसेंट का सोरोस से रिश्ता क्या है? और स्कॉट बेसेंट कैसे अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर कैसे बने हैं, और कैसे बिल गेट्स जो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति के निशाने पर थे, उनके हेल्थ सेक्रेटरी के जानी दुश्मन थे, एंथनी फॉची के साथ बिल गेट्स, कैसे बिल गेट्स को डोनाल्ड ट्रंप के दरबार में एंट्री मिली, और स्कॉट बेसेंट ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक और इशारा किया क्लाइमेट चेंज का, और उस क्लाइमेट चेंज के इशारे में कैसे उन्होंने बिल गेट्स को उद्धृत किया।